मैं नवनीत गौतम्स क्लासेस ऑफ फिजिक्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। बीएससी थर्ड ईयर के लिए आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है, जिसमें लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि गैलीलियन इनवेरिएंस क्या होता है, यानी गैलीलिय निश्चरता। उसे आपने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा, तैयार कर लिया होगा। ठीक है, आइए फिर नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो आपने पढ़ा है रेखीय संवेग संरक्षण का नियम, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। ये आपने पढ़ा है। इस नियम को आपको सिद्ध करना है, इस लॉ को प्रूफ करना है विद हेल्प ऑफ गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से इसे पढ़ना है। ठीक है, तो हेडिंग है आपकी लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी संरक्षण। तो संरक्षण का नियम है, और संरक्षण कंजर्वेशन किसका है? लीनियर मोमेंटम का। ठीक है, लीनियर मोमेंटम क्लियर है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, लेकिन किसके हेल्प से समझेंगे? तो बाय यूजिंग, आप इसे समझेंगे गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से, क्योंकि वैसे उस दूसरे मेथड से तो आपने पढ़ रखा है, बीएससी फर्स्ट ईयर में भी था, ये 11वीं क्लास में भी था। तो बाय यूजिंग गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, गैलीलियन रूपांतरण की सहायता से समझेंगे। ठीक है जी, तो ये आपकी हेडिंग है। आइए देखो, सबसे पहले स्टेटमेंट देख लेते हैं, इसका क्या है, प्रूफ बाद में करेंगे। स्टेटमेंट यानी कथन बोलते हैं हिंदी में, इसका कथन क्या है? तो देखो ध्यान देना, आपको याद होगा वैसे, जब बाह्य बल होता है उसकी अनुपस्थिति में किसी सिस्टम का, किसी निकाय का जो रेखीय संवेग रहता है वो नियत रहता है। ठीक है, तो यानी इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी बाह्य बल की अनुपस्थिति में द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। हमेशा कैसा रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। ठीक है, तो शर्त यह है कि जो बाह्य बल है या एक्सटर्नल फोर्स जो है एफ एक्सटर्नल, वो कैसा होना चाहिए? ज़ीरो, यानी होना नहीं चाहिए। एक्सटर्नल फोर्स बाह्य बल नहीं होना चाहिए। तो इस स्थिति में जो टोटल लीनियर मोमेंटम है किसका? पूरे सिस्टम का, पूरे निकाय का, वो कैसा रहता है? कांस्टेंट रहता है। ठीक है, ये जो लॉ है, इस लॉ को ही आप लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम कहते हैं। ठीक है, देखो एक उदाहरण के द्वारा समझो, एग्जाम्पल के द्वारा समझो। मान लो कोई दो बॉडी हैं, ठीक है जी, दोनों में टक्कर हो रही है। तो टक्कर होगी, टक्कर से पहले ये स्थिति है, पहले का मास मान लो m1 है और दूसरे का मास m2 है। पहली बॉडी की जो इनिशियल वेलोसिटी है ये कोलिजन से पहले है, टक्कर से पहले। टक्कर को संघट्ट कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में कहते हैं कोलिजन, बिफोर द कोलिजन। ठीक है, कोलिजन यानी टक्कर, संघट्ट। दो पिंड हैं, उनके बीच टक्कर हो रही है। तो मान लो आपको पता है प्रारंभिक वेग इनिशियल वेलोसिटी को स्मॉल u से डिनोट करते हैं, और जो अंतिम वेग होता है फाइनल वेलोसिटी उसे स्मॉल v से डिनोट करते हैं। तो पहले पार्टिकल की u1 और दूसरे की u2, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी है। इसके बाद देखो आफ्टर द कोलिजन, आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन के बाद देखो पहला पार्टिकल या बॉडी कह सकते हो, और ये दूसरी बॉडी। ठीक है, दोनों में सेम बनाना साइज है ना, तो मास तो उतना ही रहेगा, मास तो बदलता नहीं है, लेकिन वेलोसिटी बदल जाएगी। टकराएंगे नहीं ऐसे, दोनों एक तरफ जा रही है मान लो, तो पीछे से एक टकराएगी, या ऐसे भी हो सकती है। ये तो मैं क्या बता रहा हूँ आपको, है ना। तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। फाइनल वेलोसिटी इसकी v1 और इसकी फाइनल वेलोसिटी v2। ठीक है, और आपको बताया लीनियर मोमेंटम यानी रेखीय संवेग का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है? P इक्वल्स टू m इंटू वी होता है। ठीक है, यानी मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट को ही आप क्या कहते हैं? लीनियर मोमेंटम कहते हैं, है ना। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को रेखीय संवेग कहते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक्सटर्नल फोर्स कैसा हो? जीरो हो, तो लीनियर मोमेंटम कैसा रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। लीनियर मोमेंटम कांस्टेंट रहने का अर्थ यह है कि लीनियर मोमेंटम बदलेगा नहीं। इसका अर्थ ये हुआ कि टक्कर से पहले जितना लीनियर मोमेंटम था पूरे सिस्टम का, यानी दोनों बॉडी का, है ना,
टक्कर के बाद भी दोनों का लीनियर मोमेंटम उतना ही रहेगा। यानी इस एग्जाम्पल की हेल्प से आप इसके स्टेटमेंट को इस प्रकार से लिख सकते हो, देखो ध्यान देना, यानी लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। तो लीनियर मोमेंटम जो है P से डिनोट करते हैं, पहली बॉडी के लिए P1 मान लो, दूसरी बॉडी के लिए P2 मान लो, है ना, और यह है बिफोर कोलिजन, बिफोर कोलिजन। तो कोलिजन से पहले जो लीनियर मोमेंटम है ना पूरे सिस्टम का, यानी दोनों बॉडी का जोड़ के, वो किसके बराबर होगा, वो लीनियर मोमेंटम के बराबर होगा। लेकिन कौन सा लीनियर मोमेंटम, पूरे सिस्टम का आफ्टर कोलिजन। बताओ कोई दिक्कत हो तो, आफ्टर कोलिजन। तो ये भी आपका क्या है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है। लेकिन ये एग्जाम्पल कौन सा लिया आपने, दो पिंडों की टक्कर हो रही है जब, है ना, यानी कोलिजन। तो आप जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम यहाँ पे प्रूफ करोगे ना, वो इस केस में करेंगे ना। तो मैं चलो एक हेडिंग में एक बात और लिख देता हूँ, ड्यूरिंग कोलिजन, टक्कर के दौरान ही करेंगे। यानी टक्कर, दो पिंडों की जो टक्कर है उसका उदाहरण लेके ही आप इसे प्रूफ करेंगे। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम आपको प्रूफ करना है, लेकिन कब, ड्यूरिंग कोलिजन, जब दो बॉडी आपस में टकरा रही हैं तब। और किसका यूज करना है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प लेकर के आपको इस प्रिंसिपल को, इस लॉ को प्रूफ करना है। बाकी सामान्य तरीकों से आप अब तक करते आए हैं इसे प्रूफ, ठीक है, लेकिन अब किसके द्वारा करना है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से करना है, यानी गैलीलियन रूपांतरण की सहायता से करना है। चलो जी, यहाँ तक क्लियर है। तो मैं इसका स्टेटमेंट बता देता हूँ। देखो स्टेटमेंट तो चाहे आप इसके आधार पर लिख दो, चाहे आप इसके आधार पर लिख दो। इसके आधार पर लिखोगे तो ये हो जाएगा, इन अब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, कोमा, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट। ठीक है, इसके आधार पर लिखना चाहते हो ऐसे लिख सकते हो, द टोटल लीनियर मोमेंटम ड्यूरिंग द कोलिजन, है ना, द टोटल लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम ड्यूरिंग द कोलिजन कैसा रहता है, ऑलवेज रिमेन्स सेम। कैसे रहता है, सेम। या दैट इज करके आप ये भी कह सकते हो, लीनियर मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर द कोलिजन एंड लीनियर मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन ऑलवेज रिमेन्स सेम। लिखने के बहुत तरीके हैं, समझ रहे हो। तो जिनका सब्जेक्टिव है वो विभिन्न तरीक़ों से लिख सकते हैं। मैंने बताया इसके आधार पर लिख सकते हो, इसके आधार पर लिख सकते हो, है ना। बाकी PDF नोट्स तो आपको मिल रहे हैं, तो आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और ऑब्जेक्टिव वाले तो केवल समझने पे ध्यान दें, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो वो तो सब कुछ पढ़े बहुत अच्छे से। तो समझ में आया ना, मेन बात क्या है, कॉन्सेप्ट को माइंड में बैठा लेना। और फिर तो लैंग्वेज चाहे आप इसके आधार पर लिख दो, चाहे इसके आधार पर लिख दो, बात एक ही है भाई। देखो बातों को घुमा फिरा के तो कहना है, अलग अलग तरीक़ों से तो कहना है, तो अलग अलग डेफिनेशंस बन जाती हैं, लेकिन भाव थोड़ी ना बदल गया, कॉन्सेप्ट थोड़ी ना बदल गया। आप इसमें कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम जो है वो हमेशा कैसे रहता है, कॉन्स्टेंट रहता है। लेकिन इसमें आप कह रहे हैं कि लीनियर मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन सेम रहता है। तो बात यही तो है, कॉन्स्टेंट रहेगा तभी तो सेम रहेगा, ठीक है, क्लियर है। तो कहने के बहुत तरीके हैं, यहाँ तक समझ में आया। ये इसका स्टेटमेंट था, बाकी मैं बहुत अच्छे से PDF नोट्स में लिख दूंगा, आप, है ना। व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ग्रुप का लिंक है, आप वहाँ से जाके ज्वाइन हो सकते हैं। चलो, तो ये बात आपको समझ में आई, स्टेटमेंट था ये। और इसका ही एग्जाम्पल लेकर के कोलिजन का, कोलिजन बिटवीन टू पार्टिकल्स या टू बॉडीज, इसका ही एग्जाम्पल लेकर के अब हम इस प्रिंसिपल को, इस लॉ को फॉलो वो क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे, ठीक है। चलो, यानी ये सिद्ध करके दिखाएंगे, ठीक है, कि कोलिजन के दौरान दोनों पार्टिकल का जो लीनियर मोमेंटम है वो बदलता नहीं है, यानी टक्कर से पहले जितना था टक्कर के बाद भी आफ्टर द कोलिजन भी उतना ही रहता है, ठीक है। चलो, है ना, यहाँ तक आप नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ कर देता हूँ। तो हमें करना क्या है, अब हमें प्रूफ करना है। और ये डायग्राम अपनी माइंड में रखो, है ना, मैंने बता दिया है। टक्कर से पहले जो वेलोसिटी है, पहले की U1 है और दूसरे की U2 है। और टक्कर के बाद जो है वेलोसिटी, पहले पार्टिकल की, पहली बॉडी की V1 है, दूसरी की V2 है, ठीक है जी। चलो, हेडिंग डालो प्रूफ। प्रूफ देखो क्या हो जाएगा इसका, किसकी हेल्प लेंगे, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। चलो, किसकी हेल्प ले रहे हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की आप हेल्प ले रहे हैं,
गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का अर्थ क्या है? गैलीलियन रूपांतरण। देखो अब इसमें क्या करना है, वही बात मान के चलनी है। लेट अस कंसिडर है ना, टू बॉडीज ऑफ मासेस m1 एंड m2, दो पिंड हैं, पहले का द्रव्यमान m1 है, दूसरे का m2 है, ठीक है। आर मूविंग विद वेलोसिटीज u1 एंड u2 इनिशियली, प्रारंभ में u1 और u2 वेलोसिटी से मोशन कर रहे हैं, ठीक है। बट आफ्टर द कोलिजन, संघट के बाद, टक्कर के बाद, है ना, देयर वेलोसिटी THEIR, देयर माने उनकी, देयर वेलोसिटी बिकम v1 एंड v2 रेस्पेक्टिवली, तो टक्कर के बाद उनके वेग बदलकर u1 से v1 और u2 से v2 हो जाते हैं। ये बातें लिख के फिर देखो यहाँ से डेरिवेशन करते हैं, डायग्राम बना करके, है ना, जो डायग्राम बनाना है वो आपको प्रूफ में बनाना है, तो डायग्राम बना करके और ये लैंग्वेज लिख करके जो मैंने बोली है, अब यहाँ से डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। चलो देखो ध्यान दो, आप क्या करेंगे, आपको एक रूल पता है, प्रिंसिपल पता है, वो है प्रिंसिपल या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, पता है। एनर्जी के कंजर्वेशन का भी तो लॉ होता है, आपको पता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन जो है, एक तो लीनियर मोमेंटम का है और एक होता है एनर्जी का, जिसे आप बोलते हैं यांत्रिक ऊर्जा संरक्षण का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम, है ना, वो वाला। तो उसी की हेल्प लेनी है फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, फ्रॉम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, और ये जो लॉ लगा रहे हैं इन फ्रेम, देखो दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस होते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, एक तो S है, एक S डैश है। मैंने कहा था गैलीलियन इनवेरिएंस यही तो कहता है कि आप किसी फिजिकल क्वांटिटी को S में नाप लो, चाहे S डैश में नाप लो, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, दोनों में सेम वैल्यू आती है। ये बात कौन कहता है? गैलीलियन इनवेरिएंस कहता है, गैलीलियन निश्चरता कहती है, ठीक है। चलो, तो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशंस थी, मैंने आपको बताई थी। देखो एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ। एक इक्वेशन थी x डैश बराबर था x माइनस वी टी, और एक थी आपकी y इज इक्वल्स टू वाई डैश या y डैश इज इक्वल्स टू वाई, और एक थी z डैश इज इक्वल्स टू z, और थी आपकी t डैश इज इक्वल्स टू t। ये चारों इक्वेशन आपको याद होनी चाहिए। क्या थी ये? गैलीलियन इनवेरिएंस की इक्वेशन थी, है ना, इनवेरिएंस थी, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की इक्वेशन है ना। तो हेडिंग क्या थी? गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। और फिर उसके बाद मैंने बताया था कि गैलीलियन इनवेरिएंस जब बताया था तो उसमें भी कुछ इक्वेशंस आई थी, उसमें से एक इक्वेशन को यहाँ पे यूज करेंगे, देखना। लेकिन पहले आप पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो। आपको पता है, यानी काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन बराबर क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। क्या होता है? चलो मैं लिख देता हूँ, काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन, यानी टक्कर से पहले गतिज ऊर्जा बराबर टक्कर के बाद गतिज ऊर्जा, यही तो होता है काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन। बताओ जी क्या होता है? टक्कर से पहले टक्कर के बाद काइनेटिक ऊर्जा क्या रहती है? सेम रहती है। तो काइनेटिक एनर्जी देखो क्या आएगा भाई, पहली बॉडी का मास m1 है और उसकी वेलोसिटी टक्कर से पहले u1 है। दूसरी बॉडी के लिए बताओ m2 u2 का स्क्वायर, ठीक है। इधर बताओ मास थोड़ी ना चेंज होगा m1, लेकिन वेलोसिटी चेंज हो गई v1 का स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला यही होता है m2 v2 का स्क्वायर, ठीक है जी। इक्वेशन फर्स्ट। बताओ यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो? इस लॉ को आपने लगा दिया। और अब आप एक बार बताओ मुझे तो ज़रा, गैलीलियन इनवेरिएंस पढ़ाया था तो वेलोसिटी निकल के आई थी आपकी वेक्टर u बराबर, है ना, वेक्टर u डैश बराबर क्या आया था? वेक्टर u और माइनस वेक्टर v, ये आया था आपका। इससे पहले देखो आपके याद होगा मैंने ux डैश निकाला था, तो ux डैश जो है ux और माइनस v निकल के आया था, याद है जब गैलीलियन इनवेरिएंस पढ़ा था। और चलो मैं आपको याद है दिला दूँ पूरा। तो ux डैश आपने निकाला था, तो मैंने बताया था ये क्या है? वेलोसिटी, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम हो जाएगा, इस तरीके से था। और x डैश आपको पता है उधर से कितना होता है? x माइनस वी टी होता है, और अपॉन में t डैश t के बराबर होता है। तो यहाँ से आ गया था x अपॉन टी और माइनस v।
एक्स अपॉन टी हो जाएगा आपका यू एक्स और माइनस वी। इस तरीके से यू एक्स डैश कितना आया था, यू एक्स माइनस वी, और फिर मैंने जब इसकी वेक्टर फॉर्म में लिखी थी तो इस तरीके से आया था या नहीं। ठीक है, ये गैलीलियन इनवेरिएंस में पढ़ाया था मैंने, ठीक है ना। चलो तो पढ़ा करोगे ना, अच्छे से पढ़ोगे ना तो पीछे से लिंक होती हैं चीज़ें। तो ये होता है, तो ये वाली जो बात है आप बिना वेक्टर के बताओ क्या हो जाएगी, यू डैश क्या हो जाएगी, यू माइनस वी। ठीक है, यू डैश क्या है, यू माइनस वी। तो आप अब क्या करेंगे, यू डैश का जो फॉर्मूला है ये वाला, इसकी सहायता से u1 u2 v1 v2 सब निकालेंगे। ठीक है, चलो तो मैं लिख देता हूँ देखो ध्यान देना, और इसे बोलते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस का ही एक भाग है। तो मैं लिख देता हूँ बिकॉज ऐसा होता है ना। चाहे आप इसकी भी बात रहने दो वेक्टर वाले की, तो डायरेक्ट मैं यही लिख देता हूँ बिकॉज वेक्टर यू डैश क्या होता है, वेक्टर छोड़ो, यू डैश क्या होता है, यू माइनस वी, ये होता है ना। तो आप एक बताओ, इसी प्रकार आप मुझे बताना ज़रा। चलो इधर लिख देता हूँ, इसी के आधार पर आपको लिखना है u1 डैश बताओ। बताइए 1 आ रहा है यहाँ पे तो सब जगह 1 आ जाएगा, लेकिन यहाँ 1 नहीं आएगा। समझो क्यों, क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी है। तो यह जाएगा u1, जैसे आपने देखा था ना यू एक्स डैश बराबर यू एक्स माइनस वी। देखो यहाँ x आया तो यहाँ भी x आया, लेकिन यहाँ नहीं आया। ये रिलेटिव वेलोसिटी है, आपेक्षिक वेग है। तो इस प्रकार u1 माइनस वी, u2 डैश बताओ, u2 माइनस वी। ठीक है जी, और इसी प्रकार आप मुझे बताओ v1 डैश, तो क्या आ जाएगा v1 माइनस वी, और इसी प्रकार v2 डैश बताओ क्या आ जाएगा v2 माइनस वी। यहाँ तक क्लियर समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, कोई दिक्कत आ रही हो तो आप बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स में बता दिया करो। आप देखो करना क्या है, ये है ना, ये मैंने यूज़ किया है। तो ये एक की हेल्प से आपने सारे निकाल दिए हैं। u1 था आपका, तो आपने u1 डैश निकाला, इनकी ज़रूरत पड़ेगी, क्यों निकालने, इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो u1 डैश निकाला, u2 डैश निकाला, v1 डैश निकाला, v2 डैश निकाला, सारे निकाल दिए। और अब करना क्या है, ठीक है, अब देखो ये जो आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाया था ना फ्रेम एस में, अब इस लॉ को एस डैश में भी लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मिनिमम मोमेंटम। ऐसे ही होगा, देखो ध्यान देना। तो फ्रॉम लॉ ऑफ लिख देंगे आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्रेम एस डैश। ठीक है जी, ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पूरा लिखना चाहिए आप। तो आपको होता है काइनेटिक एनर्जी बिफोर द कोलिजन बराबर काइनेटिक एनर्जी आफ्टर द कोलिजन। तो डायरेक्ट लिख दूँ इस बार, तो देखो क्या आ जाएगा, हाफ m1, लेकिन ध्यान देना u1 का स्क्वायर था ना, अब u1 डैश का स्क्वायर होगा, s डैश में ले रहे हैं। ठीक है, आगे बताओ, m1 पे डैश नहीं लगेगा क्योंकि मास क्या है, सेम रहता है। मैंने बताया था मास सेम रहता है, मास भी बदल जाता है, लेकिन मास सेम रहता है इस कंडीशन के लिए, जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस की जो वेलोसिटी है, रिलेटिव वेलोसिटी है, वो स्पीड ऑफ लाइट से, वेलोसिटी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट से बहुत कम है। तो ये बात फॉलो हो जाती है, मास चेंज नहीं होता, मास भी चेंज होता है, लेकिन जो वेलोसिटी जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस की वो बहुत ज़्यादा हो, यानी लाइट की स्पीड से तुलना करने योग्य हो। ठीक है, चलो, और वहाँ पे तो जहाँ लाइट की स्पीड वेलोसिटी है फ्रेम ऑफ रेफरेंस की, वो लाइट की स्पीड के बराबर हो जाती है, वहाँ पे तो ये इक्वेशंस काम ही नहीं करती। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस मैंने बताया था आपको, ये इक्वेशन भंग हो जाती हैं, नहीं काम करती हैं। कब, जब वेलोसिटी ऑफ लाइट के बराबर हो जाए वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस या वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। तो बात समझ आई, डैश डैश आ जाएगा बस, m2 u2 डैश और इसका स्क्वायर ऊपर को लगाना, कभी 12 लगे देखने में ना। इधर बताओ m1 v1 डैश स्क्वायर हाफ m2 v2 डैश स्क्वायर। ठीक है जी, तो यहाँ पे देखो करना क्या है, आपको खुद समझ में आ गया होगा अब करना क्या है, समझ रहे हो ना। अब करना क्या है, u1 डैश u2 डैश v1 डैश v2 डैश के मान रख दो यहाँ से, है ना, यहाँ से। तो चाहो तो आप इन सब को संयुक्त रूप से इक्वेशन सेकंड डाल सकते हो, और अब यहाँ इन सब के मान रख दो।
देखो हाफ m1 u1 डैश का मान क्या है, ये रहा u1 माइनस वी और इसका होल स्क्वायर है, प्लस हाफ m2 u2 डैश का मान क्या है u2 माइनस वी और इसका होल स्क्वायर बराबर देखो हाफ m1 v1 डैश का मान रखो v1 माइनस वी का होल स्क्वायर और प्लस हाफ m2 v2 माइनस वी का होल स्क्वायर। ठीक है जी। अब इनका होल स्क्वायर खोलना पड़ेगा तो जगह चाहिए, तो आप यहाँ तक नोट कर लो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। मैं ऊपर से रफ कर देता हूँ, इसकी ज़रूरत पड़ेगी और तो सारा मैं ऊपर का रफ कर रहा हूँ। ठीक है। आप देखो क्या करेंगे, इनका होल स्क्वायर तो खोल दो आप बैठे बैठे, बताओ फिर, है ना। निकाल के देखो क्या आ रहा है होल स्क्वायर ओपन करके। a माइनस बी का होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला याद होगा आपके, क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। देखो यहाँ तक आपको दिख रहा है या नीचे भी लिखूँ, चलो ऊपर ही लिख देता हूँ, ज़्यादा दिख नहीं रहा तो यहाँ से कर लेते हैं ना। एक काम करें, ये सब हटा लें, जगह काफ़ी चाहिए। चलो देखो क्या करना है, इसके बाद ऊपर देखो हाफ m1 और इसका होल स्क्वायर खोलो, देखो u1 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और माइनस के 2u1 इंटू वी। क्लियर है जी यहाँ तक? आगे आओ, प्लस हाफ m2। ये एक काम करें, हाफ कॉमन लेके काट दें, हाफ को क्यों साथ में लेके चले, है ना। हाफ हटा लो, हाफ कॉमन लेके काट दिया जी दोनों तरफ से। तो देखो क्या बचेगा m2 और इसका होल स्क्वायर खुलवाओ u2 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस के 2u2 और v बराबर देखो, बराबर में देखो m1 ये क्या बचेगा v1 का स्क्वायर और प्लस v स्क्वायर और माइनस के 2v1 इंटू v। यहाँ देखो प्लस m2 v2 का स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस के 2v2 इंटू v। ठीक है जी। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, वो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, क्या बोलेंगे, अंदर मल्टीप्लाई कर लो, है ना। अंदर मल्टीप्लाई कर लो। हाफ कॉमन लेके काटने से दिक्कत तो नहीं हो रही कुछ, क्योंकि यहाँ पे इसका मान रखना है हमें। हाफ लेके चले यहाँ, बताओ, या तो यहाँ से भी काट लो या हाफ लेके चल लो, है ना। चलो लेके चलते हैं, बताए क्यों, क्योंकि इसका मान रखना पड़ेगा। या तो आप यहाँ से हाफ काटो तो एक लाइन यहाँ बढ़ा लो, या फिर वहाँ पे भी लेके चलो ना। तो इतनी बड़ी बात नहीं है, तो फिर यहीं लेके चलते हैं। चलो जी, अब आप मुझे एक बार बताओ, मल्टीप्लाई करो हाफ m1 u1 स्क्वायर और प्लस हाफ m1 v स्क्वायर, ठीक है, माइनस के हाफ m1। ठीक है जी, काट दूँ तो 2 से 2 क्या बचेगा, m1 बचेगा, u1 बचेगा और v बचेगा, 2 से 2 कट जाएगा, प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर और प्लस हाफ m2 v स्क्वायर, दोनों की मल्टीप्लाई कर दी, और माइनस के m2 u2 इंटू v। ठीक है जी, 2 से 2 कट गया। इधर आओ, हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m1 v स्क्वायर और माइनस के 2 से 2 कट जाएगा, m1 क्या बचेगा v1 और इंटू v। यहाँ देखो इसमें करो, हाफ m2 v2 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v स्क्वायर और माइनस के 2 से 2 कट जाएगा, m2 v2 और v। ठीक है जी, दिख रहा है सारा आपको? हाँ चलो थोड़ा ऊपर कर देते हैं इसे।
अब देखिएगा, है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो जी, तो एक बार बताओ आप मुझे, जो कट रहा है काट दो, कुछ कट रहा है क्या? देखो ये वाला और ये वाला सेम है, कट जाएगा। देखो ये वाला सेम है क्या? नहीं जी, सेम नहीं है, बिल्कुल गलत हो गया। ये u है ना, ये u है और यहाँ क्या है, v है, तो कटेगा नहीं, बिल्कुल कटेगा नहीं, ठीक है। अब देखो तो क्या बच रहा है, कटेगा क्या? यहाँ से आप एक बार देख के बताओ, हाफ m1 u1 स्क्वायर, और ध्यान देना हाफ m2 u2 स्क्वायर, और इधर देखो हाफ m1 v1 स्क्वायर और प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। तो आप एक काम करेंगे, हाफ m1 u1 स्क्वायर और प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर की जगह आप क्या रख लेंगे, ये रख लेंगे, ठीक है, रख लें। चलो नेक्स्ट लाइन में रख लेते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, हाफ m1 u1 स्क्वायर और प्लस हाफ m2 u2 स्क्वायर की जगह ये रख रहे हैं। तो एक लाइन शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, दोनों को एक साथ लिखूँ फिर उसकी जगह वो रखूँ, बढ़ाने से कोई फायदा नहीं। तो एक साथ देखो, इसकी जगह रख रहे हैं हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, है ना। इन दोनों की जगह क्या रख लिया, ये कहाँ से, इक्वेशन फर्स्ट से। अब जो जो बचा वो लिख लो। एक तो बचा ये हाफ m1 v स्क्वायर, देखो ये कट जाएंगे, है ना, और ये कट जाएंगे। हाफ m1 v स्क्वायर है और यहाँ देखो हाफ m1 v स्क्वायर है, ये कट जाएंगे यहाँ पे। और देखो क्या कट रहा है, हाफ m2 v स्क्वायर है और हाफ m2 v स्क्वायर है, ये कट जाएंगे। क्लियर है? तो इन दोनों की जगह ये रख लिया, बचा ये सिर्फ m1 u1 इंटू v। तो ये इन दोनों की ये कट गया और ये भी बचा माइनस के m2 u2 इंटू v, और बराबर में क्या बचा, ये तो लिख लो, एक साथ लिख लो इन्हें भी, हाफ m1 v1 स्क्वायर ये लिख लिया, और अब इससे इसके साथ लिख लो हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है, ये दोनों हो गए। अब देखो ये वाला बचा m1 v1 v और ये बचा लास्ट वाला m2 v2 इंटू v। देखो जी ये कट गए ब्रैकेट वाले, है ना। तो देखो माइनस कॉमन लेके कट जाएगा, तो क्या बचेगा, एक काम करो माइनस v कॉमन ले लो इसमें से, m1 u1 बचा और प्लस m2 u2 बचा, बराबर में देखो माइनस v ले लो उधर से कॉमन, m1 v1 बचा और प्लस m2 v2 बचा, माइनस से माइनस खत्म, v से v खत्म, ठीक है जी। तो देखो क्या बचा, m1 u1 क्या हो जाएगा p1, m2 u2 क्या हो जाएगा p2, और ये क्या हो जाएगा, लेकिन ये बिफोर द कोलिजन है क्योंकि u1 आ रहा है, तो यहाँ क्या लिखो, बिफोर कोलिजन, और यहाँ क्या लिखो, ये भी p1 हो जाएगा, ये p2 हो जाएगा, लेकिन ये क्या है, आफ्टर कोलिजन, क्योंकि v आ रहा है यहाँ पे वेलोसिटी बाद वाली। और देखो ये प्रूफ हो गया है नहीं, यही तो था हमारा ला, यही तो कहा था ला ने, ला यही कह रहा था कि जो जो लीनियर मोमेंटम है पूरे सिस्टम का, यानी दोनों बॉडी का, दोनों बॉडी से मिलकर तो पूरा सिस्टम बनता है, तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम बिफोर कोलिजन और आफ्टर द कोलिजन कैसे रहते हैं, सेम रहते हैं। तो ये प्रूफ हो तो गया ला, यही तो लॉ ऑफ प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम था ये, ठीक है। तो यही आपका लॉ है, कोई दिक्कत नहीं होगी। हैंस प्रूव्ड करके लिख दो, हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, तो यहाँ तक नोट करो, नोट क्या आप है ना, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो, और बाकी पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल ही जाएंगे। तो ये कंप्लीट हुआ, तो इसका मतलब ये हुआ, मैंने बताया था गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में, गैलीलियन इनवेरिएंस में बताया था कि जो मैकेनिक्स के बेसिक लॉज होते हैं, जो फंडामेंटल लॉज होते हैं, जो मुख्य नियम होते हैं यांत्रिकी के, वो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत कैसे रहते हैं, कॉन्स्टेंट रहते हैं, नियत रहते हैं, है ना। तो ये बात बिल्कुल हो तो रही है, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वे जो लॉ हैं वो फॉलो होते हैं। तो ऐसा है बिल्कुल, क्योंकि मैंने आपको बताया था गैलीलियन इनवेरिएंस में कि न्यूटन के थर्ड लॉ भी फॉलो कर रहा था, और यहाँ पे देखो
जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम है वो भी फॉलो कर रहा है। तो यहाँ से सिद्ध हुआ है ना, यहाँ तक आप बहुत अच्छे से कर लें, अच्छे से है ना, नोट्स बनाते चलें, पढ़ते चलें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट।